हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये एक यू शेप्ड लाइन चार्ज दिया हुआ है। तो इस लाइन चार्ज की वजह से एक पॉइंट है ओ, जिस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारा यू शेप्ड लाइन सेगमेंट है, इसके तीन पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं। एक तो अपना ए बी है, एक लाइन सेगमेंट हो गया। सी डी एक अलग लाइन सेगमेंट है। अगर हम बी सी की बात करते हैं तो ये देखा जाए तो ये क्या है, एक हाफ रिंग है। तो दैट मीन्स कि हमें क्या चाहिए होगा, हमें फॉर्मूला चाहिए होगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम लोग इस सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट O है, ये इस रिंग के सेंटर पर आ रहा है, और यहाँ पर ये जो रिंग है इसका रेडियस क्या है, A है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो रिंग का फॉर्मूला है वो कैसे हम लोग डेराइव कर सकते हैं, कैसे उस इक्वेशंस को यहाँ पर प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले हम इस रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा एक लाइन सेगमेंट है, आर्क के फॉर्म में है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस, और ये हमारा लाइन सेगमेंट है जिसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है, या हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है, चार्ज डेंसिटी है। एक्स एक्सिस से ये मान लेते हैं कि जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, थीटा एंगल है। ठीक है, और ये इस आर्क का रेडियस है कैपिटल आर, इधर भी और इधर भी। हमको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सेंटर O पर। ठीक है, चलो देखते हैं, मतलब इस ओरिजिन पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया छोटा सा, ठीक, जिस पर हम मानते हैं कि जो चार्ज है वो dq चार्ज है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq चार्ज है, क्योंकि ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, इस पर dq चार्ज है ना। और इस dq, इस लेंथ एलिमेंट को सेंटर से मिला देते हैं, ऐसे जिस भी पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पर मिला देते हैं। तो ये जो एंगल है ये हम मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, ये वाला एंगल जो इस लाइन को, जो इस लाइन सेगमेंट को, मतलब ये जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमने लिया है उसको जो सेंटर से ये वाली जो लाइन मिला रही है, ये मान लेते हैं कि ये इस वाली एक्सिस से अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है वो छोटा सा एंगल है डी अल्फा। तो ये हमारा क्या होता है, मेथड होता है कि जब भी हम कोई छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं तो हम अल्फा पर जाकर डी अल्फा लेंगे, और ये लेंथ एलिमेंट पर चार्ज क्या है, डी क्यू है। ठीक, अगर हम ये मान लें कि इस लेंथ एलिमेंट का जो लेंथ है वो डी एल है, ठीक है, क्या मान लिया हमने, क्या है, डी एल है, तो जो चार्ज का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बेसिकली अगर हम लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, दैट मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर dq चार्ज है, कितनी लेंथ में है, dl लेंथ में है। ठीक है, तो dq का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या, dl इधर उठकर चला आया तो क्या हो गया, लैम्डा dl हो गया। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लैम्डा, ये जो dl का वैल्यू है ये कितना होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एंगल होता है, एंगल का फॉर्मूला, तो एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है।
आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस डीएल ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है, डी अल्फा। तो डी अल्फा इज इक्वल्स टू आर्क का लेंथ कितना है, डीएल है, और रेडियस कितना है इस आर्क का, तो कैपिटल आर। तो डीएल का वैल्यू क्या निकल के आएगा, डीएल इज इक्वल्स टू हो गया आर डी अल्फा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डीएल हमने कैसे निकाला। तो डीक्यू हमने निकाला लैम्डा डीएल और डीएल निकाला आर डी अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब ये जो डीएल का वैल्यू है ये डीक्यू में हम पुट कर देंगे। तो ये देखते हैं क्या होता है, डीक्यू इज इक्वल्स टू आर डी अल्फा, ठीक है, इनटू लैम्डा। ये हमारा डीक्यू का वैल्यू आ गया, मतलब इस छोटे से लाइन सेगमेंट में कितना चार्ज है, तो वो कितना है, लैम्डा आर डी अल्फा। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो ये सब सारी चीजें हमने की क्यों, हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारे पास में फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये किसकी वजह से होता है, ये पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। पर ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो लाइन सेगमेंट है, तो इसको हमने छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, जिसका एक लेंथ कितना है, डीएल है। तो इस डीएल पर जो भी चार्ज है वो डीक्यू है। तो मतलब अब ये एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, डीई। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला एंगल हमारा अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा DE cos अल्फा और दूसरा हो जाएगा DE sin अल्फा। ठीक है ना, ये एंगल अल्फा, तो ये वाला है अल्फा, तो इसके दो कंपोनेंट D cos अल्फा और DE sin अल्फा। इतनी बात हमको समझ में आ गई। दैट इज दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन और दूसरा पैरेलल डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, DE का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला DE इज इक्वल्स टू क्या होगा, DQ डिवाइड बाई रेडियस। तो रेडियस क्या है हमारा, r स्क्वायर। DQ का वैल्यू हमने यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। तो DE इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, लैम्डा r d अल्फा एंड दिस डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो एज आप देख रहे हैं कि r से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, r d अल्फा एंड दिस डिवाइड बाई r। ये DE का वैल्यू आ गया। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, हमको क्या करना है, दो अलग अलग डायरेक्शंस में निकालना है, एक तो पैरेलल डायरेक्शन में और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन में जो देखा जाए तो DE पैरेलल इज इक्वल्स टू क्या है, DE cos अल्फा। ठीक है, और तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर DE का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लैम्डा d अल्फा डिवाइड बाई r और साथ में क्या हो जाएगा, cos अल्फा। ठीक है, ये हो गया DE पैरेलल। अब क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं इंटीग्रेशन। तो DE पैरेलल इंटीग्रेशन लैम्डा d अल्फा डिवाइड बाई r, लैम्डा d अल्फा डिवाइड बाई r और साथ में क्या है, cos अल्फा। अब हम ये देखेंगे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे। यहाँ पर एंगल कितना है, 0 है, और यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है, जैसा कि हमने देखा सेंटर पर टोटल एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो जो भी लिमिट हम लेंगे वो 0 से थीटा ले लेंगे। तो 0 से थीटा हमने यह भी एंगल ले लिया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, तो लैम्डा कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है। तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो लैम्डा बाई r बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर 0 to थीटा हो गया, और साथ में आया cos अल्फा d अल्फा। ठीक है, cos अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sin अल्फा मिलेगा, और वो पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया E पैरेलल इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई r। ठीक, cos अल्फा का इंटीग्रेशन किया तो sin अल्फा मिला, एंड sin अल्फा मिल गया। यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 0 to थीटा लगाएंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, E पैरेलल इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई r एंड दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 0 अपन लिमिट माइनस 2 है।
ठीक है, साइन जीरो का वैल्यू 1 होता, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता, तो ई पैरेलल इज इक्वल टू लैम्डा बाई आर साइन थीटा। ये एक कंपोनेंट आ गया, लेकिन हमें तो क्या दूसरा भी चाहिए। दूसरा क्या है, डी ई साइन अल्फा। हमने क्या किया, डी ई कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, जो कि हमको ये मिला है, क्या मिला है, लैम्डा बाई आर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, डी ई कॉस अल्फा कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं डी ई साइन अल्फा कैसे कैलकुलेट करें। अगेन फिर से डी ई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, डी ई साइन अल्फा हो गया, ठीक है। डी ई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी ई का वैल्यू क्या है, लैम्डा डी अल्फा डिवाइड बाई आर इनटू साइन अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू डी ई परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ले लो भाई, डी ई परपेंडिकुलर हो गया, इधर इंटीग्रेशन ले लेते हैं, लैम्डा डी अल्फा डिवाइड बाई आर साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो लैम्डा और आर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से थीटा तक, ठीक है, क्योंकि लास्ट एंगल हमारा टोटल एंगल कितना, थीटा, 0 से थीटा हो गया। लैम्डा आर बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई परपेंडिकुलर मिल गया, और इधर लैम्डा आर बाहर आएगा तो साइन अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा, और अपर लिमिट क्या है यहाँ पर थीटा है, और लोअर लिमिट क्या है 0। माइनस बाहर ले लो और लिमिट लगा देते हैं, तो माइनस लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता, 1 होता, तो ई परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस लैम्डा बाई आर, ठीक है, और कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी चीज़ आ गई, लेकिन क्या अभी भी हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर की वजह से कितना अभी भी नहीं निकला। यहाँ पर ये जो निकला है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और ये वाला जो निकला है वो पैरेलल कंपोनेंट है। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर ये है डी ई कॉस अल्फा, दूसरा वेक्टर ये है डी ई साइन अल्फा, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो एंगल है दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री, दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, तो cos 90 होता है क्या, 0 डिग्री। तो मतलब ये वाला टर्म तो हमारा हो गया 0। तो फॉर्मूला क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जो भी हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू हमने क्या निकाला था, वो निकाला था लैम्डा बाई आर और साइन थीटा, ये निकाला था। और परपेंडिकुलर जो भी हमारा है उसका वैल्यू कितना आया, लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों का वैल्यू लिख देते हैं। तो लैम्डा बाई आर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लैम्डा बाई आर होल स्क्वायर, लैम्डा बाई आर होल स्क्वायर दोनों बाहर आ गए, तो बाहर आ गए तो क्या बचेगा, लैम्डा बाई आर बाहर ले लिया, अंदर बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना जो है वैल्यू हमारा आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का लैम्डा बाई आर बचा यहाँ पे, ठीक है। और इधर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गए, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो लैम्डा बाई आर अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचा,
लैम्डा बाई आर अंडर रूट 2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई आर, और अंदर क्या है 1 माइनस 2 बाहर है, और अंदर क्या है 1 माइनस, तो कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे तो 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में लैम्डा बाई आर रूट 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा लैम्डा बाई आर और 2 साइन थीटा बाई 2। सो दिस फॉर्मूला इज 2 लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, और साथ में यहाँ पर के भी रहेगा, के जो भी हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, के का वैल्यू के, ठीक है, के हमारा हो गया, फिर बंद करो।